सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम पढ़ेंगे विधान सभा और विधान परिषद, है ना। पिछली क्लासों में हमने भारतीय संसद को कवर किया, भारत की कार्यपालिका को कवर किया, संसद के लगभग सभी टॉपिक्स हमने उठाए, उस पर सारी की सारी चीज़ें तैयार की, व्याख्यान तैयार किया और वो आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। और बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी विद्यार्थी व्याख्यान को देख भी रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया वो कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आपका एक एक वीडियो आपके लिए उपयोगी है। यदि आप कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या एमपी सेट की तैयारी में लगे हुए हैं, या आप एमए के विद्यार्थी हैं या बीए के विद्यार्थी हैं, सभी के लिए लगभग सारे के सारे लेक्चर काफ़ी उपयोगी है। आज हम बात करते हैं कि आखिर राज्यों में जो विधानसभा और विधान परिषद होती हैं उसका गठन कैसे किया जाता है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसकी शक्तियां क्या होती हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें यह है कि सारे के सारे प्रदेशों में द्विसदनीय व्यवस्था क्यों नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था से मतलब होता है कि अधिकांश जो भारत के प्रदेश हैं वहां पर सिर्फ एक सदनीय व्यवस्था है। कुछ ही प्रदेश ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। प्रश्न ये उठना चाहिए कि आखिर देश के सभी प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था क्यों नहीं है ना। इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद ये होती क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विधान का मतलब होता है कानून, इसको कहते हैं विधि। इससे सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि विधियों का निर्माण करने वाली जो संस्था है उसे हम विधानसभा कहते हैं। जब पूरे देश के लिए कानून निर्माण की बात हो तो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब प्रदेश की बात करते हैं तो प्रदेश में यदि कानून का निर्माण करना है तो प्रत्येक प्रदेश में विधानसभाओं का गठन किया गया है और ये विधानसभा का एक ही कार्य होता है कि वह अपने प्रदेश के लिए कानून का निर्माण करें, अपने प्रदेश के लिए विधियों का निर्माण करें। और जो विधि विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा तैयार की जाती है उसको अंतिम स्वीकृति राज्यपाल देता है और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वो कानून बन जाता है और उस प्रदेश में उसको लागू कर दिया जाता है। क्लियर। तो दूसरे अर्थ में अपन ये कह सकते हैं कि ये विधानसभा और विधान परिषद जो है वो एक किसी प्रांत की व्यवस्थापिका है। ये व्यवस्थापिका है, इसको क्या कहते हैं अपन, व्यवस्थापिका कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसका संवैधानिक विकास क्या है। सबसे पहला पॉइंट, संवैधानिक विकास। आखिर ब्रिटिश शासन काल में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय इसका विकास कैसे हुआ संवैधानिक तौर पर, हम इसकी बात करते हैं क्योंकि इसके पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं हमने उसको संवैधानिक विकास से जोड़ा है ना। चाहे वो संविधान सभा की बात हो, चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे संसद की बात हो, सभी को हमने संवैधानिक विकास के साथ जोड़ा है। इसको भी अपन जोड़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं संवैधानिक विकास आखिर इनका कब हुआ। तो सबसे पहले आता है 1861 का अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। में भारतीय परिषद अधिनियम लागू किया गया था। आपको विदित होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा लागू की गई थी। उस घोषणा के तत्पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया था और भारत की शासन व्यवस्था को ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने हाथ में ले लिया था। अर्थात भारत की जो रूलिंग थी वो किसके पास पहुंच गई थी, ब्रिटिश सरकार के पास। ठीक है। उसी के बाद उन्होंने एक 1861 का नियम पारित किया गया था। इस नियम को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस नियम से भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी।
उत्तरदायी शासन। इस अधिनियम की इसलिए मान्यता है, इसको महत्ता इसलिए दी जाती है क्योंकि भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, और इसी समय विधान मंडल की स्थापना की गई थी। अठारह के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में, किसमें? प्रांतों में। प्रांतों में मतलब प्रदेशों में, जो उस समय अंग्रेजी शासनकाल में जो प्रदेश थे वहां पर विधान मंडल की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। कौन कौन से प्रांत थे उस समय? एक आपका बंगाल था, बिहार था, बॉम्बे था और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ठीक है, क्या था? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ये उस समय 4 प्रांत थे जहां पर विधानमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस विधानमंडल का कार्य क्या था। सबसे पहला कि ये विधानमंडल गवर्नर के अधीन रखे गए थे। गवर्नर मतलब उस समय अंग्रेजों को गवर्नर होते थे, हर राज्य का गवर्नर होता था। ये गवर्नर पद, जो राज्यपाल अपन वर्तमान में कहते हैं ना भारत में, किसी भी प्रदेश का राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल पद वो गवर्नर से ही आया। ठीक है, तो इस समय जितने भी प्रांत थे उनका गवर्नर हुआ करता था, और ये जो गवर्नर थे इसकी सलाह के लिए विधानमंडल का गठन किया गया था। ठीक है, एक बात, सबसे पहला क्या, ये गवर्नर के अधीन थी। दूसरा काम क्या था? सलाह देना। ठीक है, सलाह देना था, लेकिन इनका काम विधियों का निर्माण करना नहीं था। समझ में आया ना? आज इनको क्या काम दिया गया? विधि का निर्माण करना, लेकिन उस समय क्या काम था? सिर्फ गवर्नर को सलाह देना। तीसरी बात, इनके जो सदस्य होते थे विधानमंडल के, उस समय मनोनीत किए जाते थे, निर्वाचित नहीं होते थे। निर्वाचित मतलब उनका चुनाव नहीं होता था, जैसे अपन वर्तमान में विधानसभा चुनाव होते हैं, उस समय विधानसभा चुनाव नहीं होता था, सिर्फ सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। क्लियर? तो क्या, सबसे पहला गवर्नर के अधीन हुआ करते थे, दूसरा गवर्नर को सलाह देने के लिए हुआ करते थे, कानून निर्माण का पावर इनके पास नहीं था, और इनके सदस्यों को निर्वाचित नहीं किया जाता था, सिर्फ मनोनीत किया जाता था। लेकिन मूलतः बात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1861 के अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में जितने भी प्रांत थे उन प्रांतों में विधानमंडल की स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा एक्ट आता है 1909। इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, और इस एक्ट की इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि पहली बार इन विधानमंडलों में जो सदस्य थे इनका निर्वाचन शुरू हुआ था। पहले क्या बताया हमने? इनका निर्वाचन नहीं होता था, मनोनीत होते थे। 1909 से क्या हो गया? इनको निर्वाचित किया जाने लगा। अपन कह सकते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन जो पद्धति है वो यही लॉन्च की गई 1909 में। ठीक है, 19 इसके बाद आता है 1919। 1919 में आपको पता होगा, इसलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। 1919 इसलिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था, 2 सदन। जैसा वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, वो जो है वो 1919 के एक्ट से आए थे। ठीक है, तो इस एक्ट का इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपन को नॉलेज की दृष्टि से याद रखना है कि 1919 के एक्ट से भारत में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। आज जो वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है वो उसी की देन है। ठीक है, इसके बाद आता है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था कि यहाँ विधानमंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, द्विसदनीय। अब देखिए अंतर, 1919 के एक्ट से संसद को 2 सदनीय बनाया गया था, मतलब केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनीय बनाया गया था। और 1935 के एक्ट से विधानमंडल अर्थात जो प्रांतों में विधानमंडल थी इसको द्विसदनीय बनाया गया था। क्लियर ना अंतर दोनों में? 1919 में केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया, और 1935 के अधिनियम से जो विधानमंडल प्रांतों में थे उसको द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है, तो ये 4 प्रांत तो थे, इसमें 2 प्रांत और जुड़ जाते हैं।
एक असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे और मद्रास। मद्रास, ठीक है। ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है इसको बाद में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस, है ना, जिसको अपन कहते हैं यूपी, है ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे प्रांतों में क्या किया गया, द्विसदनी बनाया गया। इसमें सबसे पहले किसी प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई तो वो की गई बंगाल में, क्योंकि उस समय बंगाल काफी बड़ा प्रदेश माना जाता था, प्रेसिडेंसी सबसे बड़ी मानी जाती थी, और सबसे पहले जो द्विसदनी की आधारशिला रखी गई वो बंगाल में रखी गई। क्लियर ना यहाँ तक? तो ये आपका संवैधानिक विकास हुआ। इसके बाद दूसरी बात करते हैं अपन कि संविधान में प्रावधान, संविधान में प्रावधान किसका? विधानसभा और विधान परिषद का, ठीक है। विधान सभा और विधान परिषद, ठीक है। चलिए, संविधान का भाग, संविधान का भाग 6, ठीक है, और अनुच्छेद 168 से 212 तक, 168 से 212 तक विधानसभा और विधान परिषद की बात की गई है। मूलतः यदि देखा जाए तो विधानसभा की बात की है 168 में और विधान परिषद की बात की है 169 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधान परिषद, है ना। विधानसभा के बारे में आपको पहले हम बता दें कि इसमें ज्यादा अधिकतम 500 सदस्य होते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसका जो निर्धारण किया जाता है वो जनसंख्या, जनसंख्या और आकार, आकार मतलब क्षेत्रफल, है ना, आकार एवं जनसंख्या, इसके आधार पर किया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं 500 और 60, अधिकतम 500 और कम से कम 60। सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कितने हैं? 403। उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का नाम, और इसके बाद आता है महाराष्ट्र का नाम, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 294। पश्चिम बंगाल में है 294 और यहाँ है 284। क्लियर? चलिए, यदि अपन इसको दो भागों में बांट दें, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना, तो केंद्र शासित प्रदेश 3 है ना। कौन कौन से हैं? दिल्ली, दिल्ली, पुडुचेरी, नहीं, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। विधानसभा नहीं है ना, विधानसभा। दिल्ली में जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? 70। पुडुचेरी में जो सदस्य हैं वो हैं 30 और जम्मू कश्मीर में जो सदस्य हैं वो 83 है, 83, ठीक है। इनकी टोटल संख्या 107 है, लेकिन इसमें जो शेष सदस्य 83 के बाद लगभग 24-25 जो सदस्य बचते हैं, एक्चुअली वो क्या है कि पाक अधिकृत कश्मीर में वो सीटें आती हैं, इसके कारण अभी तक उनको नहीं भरा गया है, वो सिर्फ 83 ही भरे जाते हैं, 83 के लिए चुनाव होते हैं, ठीक है। और राज्य की यदि अपन बात करें तो मध्य प्रदेश, वो पूरे देश में कितने राज्य हैं? 22 राज्य है तो 28, लेकिन 22 राज्य जो है जहां पर एक सदनी व्यवस्था है, विधानसभा है, ठीक है। बाकी जो शेष रह जाते हैं 6,
6 में है विधान परिषद द्विसदनी व्यवस्था है। द्विसदनी व्यवस्था है 6 में। कौन कौन से हैं वो 6? सबसे पहला उत्तर प्रदेश को ये अपन ले लेते हैं, ठीक है। और पड़ोस में कौन है? बिहार, ठीक है। इसके बाद अपन जाते हैं साउथ में। साउथ में एक तो कर्नाटक और दूसरा महाराष्ट्र। इसके बाद चले जाते हैं पश्चिम और साउथ में, तो कहाँ चले जाएंगे अपन? 2 जगह, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो है 100, ठीक है। बिहार में जो विधान परिषद की संख्या है वो है 75। कर्नाटक में जो सदस्य संख्या है वो है 75, 75। और महाराष्ट्र में 78, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में है 40। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होना चाहिए? 60, कम से कम, है ना। अधिकतम तो 500 होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए। लेकिन एक विधानसभा ऐसी पुडुचेरी जहां पर मात्र 30 है। इसके बाद एक का नाम और आता है सिक्किम। सिक्किम में मात्र 32 सदस्यीय विधानसभा है, मात्र 32 सदस्य, ठीक है। इसके बाद 2 प्रदेश और आ जाते हैं। एक आ जाता है मिजोरम और गोवा, यहां पर मात्र 40 सदस्य हैं, ठीक है। इसके बाद पूर्वोत्तर के 4 प्रदेश और आपको याद रखना है। एक मणिपुर, दूसरा नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा और चौथा अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 60-60 सदस्य हैं, ठीक है। कहाँ का पर? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड, यहाँ पर 60-60 कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है, जो हम महत्वपूर्ण जिस प्रश्न को हम लेके इस क्लास को हमने स्टार्ट किया, कि आखिर सभी विधान परिषदों में, सभी प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था क्यों नहीं है, ठीक है। क्या प्रश्न उठाया अपन ने कि सारे के सारे प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था क्यों नहीं है, क्यों नहीं, आखिर वजह क्या है, ठीक है। 6 ही प्रांतों में क्यों है ना। इसके लिए एक अनुच्छेद है 169, 169। इसमें लिखा हुआ है कि विधान परिषद का गठन और विघटन का प्रावधान किया गया है। मतलब भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी प्रदेश में पूर्व से विधान परिषद चल रही है तो आप उसको समाप्त कर सकते हैं, और यदि कहीं नहीं चल रही है तो आप वहां पर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। जब पार्लियामेंट के लिए सामान्य विधेयक को पास करके यदि उसको राइट दिया गया है, तो फिर सारे के सारे प्रदेशों में विधान परिषद क्यों नहीं है? मात्र 6 में ही क्यों है? मात्र 6 में ही क्यों है? इसके पीछे एक और वजह है, संविधान सभा। संविधान सभा जिसने, हाँ जी, अभी बाद में, क्लास के बाद, ठीक है। संविधान सभा में आपको पता होगा एक संविधान सभा थी जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, है ना। इस संविधान सभा में विधान परिषद के बारे में विचार किया गया था और माना गया था कि विधान परिषद खर्चीली होती है। सबसे पहला क्या? खर्चीली होती है। दूसरा, इसमें तर्क दिया गया कि ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। और तीसरा, इसमें जो तर्क दिया गया
तीसरा इसमें जो तर्क दिया गया कि इससे विधि बनाने में विलंब होगा, विधि बनाने में क्या होगा, विलंब होगा। विलंब क्यों होगा, पहले एक सदन में जाएगा फिर दूसरे सदन में जाएगा, दोनों के बीच में टकराहटें होंगी, तो क्यों ना एक ही रहने दो, दो की क्या जरूरत है ना। ये तीन तर्क दिए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधान परिषद का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक प्रांत में होना चाहिए, लेकिन इन तीन वजहों से, जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, तो लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में यदि विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया जाए तो विधानसभा तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, विधान परिषद किसका प्रतिनिधित्व करेगी, समझ में आना। तो ये प्रश्न संविधान सभा में उठाया गया, और जब ये प्रश्न उठाया गया तो इस प्रश्न ने सारे के सारे प्रदेशों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया कि यदि कोई प्रदेश चाहे तो वो अपने प्रदेश में विधान परिषद का गठन कर सकती है और नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। ठीक है, सामान्यतः इसका नियम होता है, सामान्यतः एक नियम होता है कि विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य, 1/3 मतलब 100, हाँ 100 में से 25-30 के आसपास, है ना। जैसे मान लीजिए मध्य उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य संख्या है, तो विधान परिषद की संख्या कितनी, 100, क्लियर ना। अर्थात जिस प्रदेश की विधानसभा है, जो सदस्य टोटल सदस्य संख्या है उसका 1/3 जो सदस्य है वो विधान परिषद के सदस्य होंगे, इसका ये नियम होता है। ठीक है, अगली बात, जो विधान परिषदों के लिए जो उनकी इच्छा पर निर्भर छोड़ दिया, उसका एक नियम और होता है कि यदि किसी विधानसभा, किसी भी प्रदेश की विधानसभा पूर्ण बहुमत से, कई बहुमत होते हैं, एक साधारण बहुमत होता है, एक विशिष्ट बहुमत होता है ना, 2/3 बहुमत होता है, सब प्रकार के बहुमत होते हैं। यहाँ क्या बात की जा रही है, पूर्ण बहुमत की। अर्थात पूर्ण बहुमत से यदि कोई विधानसभा प्रस्ताव कर दे, पास कर दे, तो फिर उस प्रस्ताव को कहाँ संसद में पेश किया जाएगा, और संसद में पास होने के बाद सामान्य विधि से, सामान्य बहुमत से पास कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति की अधिसूचना से उस प्रदेश में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। क्लियर ना। देखिए, पूर्ण बहुमत की जरूरत कहाँ है, गठन करने के लिए भी, और यदि समाप्त करना है तो भी पूर्ण बहुमत की जरूरत है। पूर्ण बहुमत मतलब जो मूल सदस्य हैं उनकी सदस्य, उनका 2/3 बहुमत, और उपस्थित जो सदन में उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत, इनसे बनता है पूर्ण बहुमत। क्लियर ना। तो ये पूर्ण बहुमत होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यदि कोई विधानसभा चाहे तो ही उस प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, और यदि वहां की विधानसभा नहीं चाहे तो फिर वहां विधान परिषद का गठन नहीं किया जा सकता। ये किस पे छोड़ दिया, राज्यों के ऊपर। समझ में आना। अर्थात राज्यों को पता है कि खर्चीली है, जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती, विधि में विलंब होता है, फिर भी यदि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहे, है ना, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। यही वजह है कि कई राज्यों में विधान परिषद शुरू हुई, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। जैसे आपने जो सुना ना होगा, तमिलनाडु में पहले विधान परिषद थी, लेकिन 2010 में उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश की जब अपन बात करते हैं तो 56वां संविधान संशोधन 1956 में एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। इसमें मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन की बात कही गई थी, प्रस्ताव पास कर दिया गया था, राष्ट्रपति के पास भेजा, लेकिन अभी राष्ट्रपति ने अभी तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं की। आज तक हम उसका वेट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में ये चीज नहीं है विधान परिषद, है ना। अभी पिछले दिनों को जब कमलनाथ की सरकार थी उस समय थोड़ा सा भभूका छूटा गया था कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया जाए, लेकिन वो थोड़ी हवा हुई और वो शांत हो गई। ठीक है, क्लियर ना। चलिए, तो इस प्रकार से विधान परिषद के गठन की जिम्मेदारी किसको दी गई है, उस राज्य की विधानसभा को, यदि वो चाहे तो
कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इच्छाओं पर छोड़ दिया गया है। इसके कारण सारे के सारे प्रदेशों में विधान परिषद या द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, अभी वर्तमान में सिर्फ 6 में है। ठीक है, इसके पहले जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 में, तो उसके बाद वहां की विधान परिषद क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। पहले जम्मू कश्मीर का भी नाम आता था, लेकिन तेलंगाना जब स्वतंत्र हुआ तो तेलंगाना में विधानसभा और विधान परिषद वहां पर स्टार्टिंग से ही है। क्लियर। चलिए अब अगली बात करते हैं दोनों के गठन की, विधानसभा। अब अपन ने कितनी चीजें देखी, 2 चीजें। सबसे पहला क्या देखा, संवैधानिक विकास, और दूसरा क्या देखा, संवैधानिक प्रावधान, क्या प्रावधान है। अब अपन बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद के गठन की। गठन, इसकी सदस्य संख्या तो मैंने आपको बताई दी। ठीक है, विधान परिषद की अपन समझ लेते हैं। विधान परिषद में इसमें 1/3 सदस्य, 1/12 सदस्य और 1/6 सदस्य। हाँ 1/3 सबसे पहले, हाँ सॉरी 1/2 लिख गया है ना, 1/12, 1/3 सदस्य हैं वो चुने जाएंगे स्थानीय निकायों से। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिका, नगर निगम, यहाँ से ये लोग चयन करके राज्य विधान परिषद में सदस्य भेजेंगे। और 1/3 जो सदस्य वो चुने जाएंगे विधानसभा से, मतलब उस राज्य की जो विधानसभा है, उस राज्य की विधानसभा 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करके विधान परिषद में भेजेगी। ठीक है, इसके बाद 112 में भी 2 प्रावधान है। सबसे पहला स्नातक, स्नातक जो विद्यार्थी होते हैं, स्नातक मतलब जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, और यदि वो 3 वर्ष सीनियर है, मतलब 3 वर्ष उनको हो चुके हैं, है ना, तो ये स्नातकों में से 1/12 जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के, वो स्नातक कैंडिडेट्स चुनते हैं। ठीक है, इसके बाद अध्यापक, देखो सबको स्थान दिया गया इसमें। अध्यापक जिनकी सर्विस कितनी हो गई हो, 3 साल, चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, जितने भी अध्यापक हैं, यदि वो 3 साल की सर्विस कर चुके हैं तो इनमें से भी 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। इसके बाद आता है 1/6। ये 1/6 जो सदस्य होते हैं वो राज्यपाल नॉमिनेट करता है। राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक, टोटल जो विधान परिषद है उसके 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये मनोनीत होते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद सदस्यों की योग्यताएं संक्षेप में समझेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, है ना। योग्यताओं में आपको कुछ नहीं, सिर्फ 2 चीजें याद रखना है। विधानसभा के सदस्य की सदस्य संख्या कितनी होना चाहिए, वो एज कितनी होना चाहिए, 25, और इसकी हो जाना चाहिए 30। ठीक है, विधानसभा के सदस्य के लिए भारत का नागरिक हो, ये तो सब कॉमन चीजें हैं, लेकिन मेन चीज याद रखना है कि इसकी एज 25 और इसकी एज 30। ठीक है, निरर्हता, मतलब निरर्हता का मतलब होता है कि अयोग्य कब हो जाता है कोई भी सदस्य, यदि किसी लाभ के पद पर हो, न्यायालय में कोई प्रकरण चल रहा हो, उसकी अलग अलग कंडीशंस होती है। मैंने लोकसभा राज्यसभा पढ़ाया था, उसमें भी बता दिया था। ठीक है, तीसरी बात, पद रिक्त कब हो सकता है, यदि दोहरी सदस्यता ले ले, है ना, और उसका निर्वाचन शून्य हो जाए या अयोग्य हो जाए, है ना, तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर उसका पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। ठीक है, योग्यताएं हो गया। योग्यताओं के बाद हो जाता है चुनाव। चुनाव कैसे होता है, इसका होता है प्रत्यक्ष रीति से होता है ना। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होता है ना, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और इसका होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल
संक्रमणीय मत पद्धति, इसका उपयोग किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनडायरेक्ट रूप से यहाँ के सदस्यों को चुना जाता है। ठीक है, चुनाव हो गया। इसके बाद कार्यकाल की बात कर लेते हैं। कार्यकाल इसका कितना होता है? 5 साल। और ये तो स्थायी सदन है, स्थायी सदन होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। ठीक है, लेकिन 2/3 जो सदस्य होते हैं वो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्लियर? कार्यकाल के बाद शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल। और राज्यपाल भी दिला सकता है, और राज्यपाल चाहे तो किसी को नियुक्त कर सकता है ना, जो उसके लिए शपथ दिलाएगा। शपथ के बाद क्या आ जाता है? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार वही हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए हैं। कौन कौन से हैं? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अधिवेशन के पहले और अधिवेशन के बाद, है ना। गवाह के रूप में नहीं बुला सकते आप। सदन में बोलने की निर्बाध आजादी है। उसके किसी भी तथ्य को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं पदाधिकारी। पदाधिकारी पदाधिकारी में दोनों यहां होता है कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, और यहां होता है सभापति और उपसभापति। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पहली जब बैठक होती है जिसमें प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, उसके नेतृत्व में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनाव किया जाता है। और सभापति और उपसभापति का जो चुनाव होता है, भाई जब राज्यसभा की बात कर रहे थे तो राज्यसभा का सभापति कौन होता था? उपराष्ट्रपति, है ना। यहाँ तो कोई होगा नहीं, राज्यपाल तो हो नहीं सकता, है ना। उपराज्यपाल का पद हमारे यहाँ है नहीं ना, अपन कहते हैं कि चलो उपराज्यपाल को बना दो। तो यहाँ सभापति और उपसभापति का जो भी चुनाव होता है वो विधान परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता है। क्लियर ना? इनका तो काम आप जानते ही हैं, सदन की कार्यवाही को संचालित करते हैं, निर्णायक मत देते हैं, दंडात्मक कार्यवाही करते हैं, सदन के सदस्यों को सदस्यता दिया योग्य तो उसको निर्णय करते हैं। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मूलतः अपन को याद रखना है 2 चीजें। पहला चीज कि ये अपने सदन की कार्यवाही को संचालन करते हैं, और संचालन के अंतर्गत जो भी नियम कानून होते हैं सारी की सारी चीजों को फॉलो करते हैं। और अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो होता है निर्णायक मत। सामान्यतः इनको मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जबकि भी कोई विधेयक पास किया जाता है और उस विधेयक में मामला टाई हो जाता है, बराबर की मत पड़ते हैं, तो वहां पर ये निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। क्लियर ना? तो ये आपका हो गया, संगठन हो गया। शक्तियां सिंपल है बिल्कुल, शक्तियां एवं कार्य। संसद में जब हम पढ़ रहे थे वहां भी हमने आपको बताया था कि कार्यपालिका संबंधी इनके कार्य होते हैं। कार्यपालिका में ये लोग क्या करते हैं? कार्यपालिका के ऊपर दबाव डालते हैं। कैसे डालते हैं दबाव? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां जो इनके पास है कैसे दबाव डालते हैं? प्रश्नकाल, शून्यकाल बताए थे ना हमने कि प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हैं, सदस्य जो होते हैं मंत्री से सदस्य पूछते हैं, वो प्रश्न करते हैं, उनसे सूचना प्राप्त करते हैं। शून्यकाल होता है उसमें प्रश्न करते हैं, वाद विवाद करते हैं, है ना। उसमें और भी कई अविश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ऐसे कुछ प्रस्ताव होते हैं जिसमें सदस्य जो होते हैं सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। सरकार मतलब मंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव डालते हैं। वो जो दबाव डालने वाली जो इनके पास पावर है उसी को कहा जाता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। ठीक है, लेकिन इसका मूलतः कार्य क्या है? विधि निर्माण लिख दो, सिंपल है ना। इनका मूल काम क्या है? विधियों का निर्माण करना। ठीक है, कितने विधेयक होते हैं? यहां तो 2 ही होंगे, एक सामान्य विधेयक होगा
और दूसरा होगा वित्त, वित्त और धन। ठीक है भाई, 3 निधि वहां होती है, 3 निधि यहाँ होती है ना। तो वित्त विधेयक होगा और सामान्य विधेयक होगा। संवैधानिक विधेयक को तो यहाँ रोल ही नहीं है, क्योंकि संवैधानिक विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, सिर्फ संसद में पेश किया जाता है, तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो विधानसभा के पास या विधान परिषद के पास ये 2 ही पावर होते हैं। सामान्य विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है, विधान मंडल में, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। लेकिन वित्त विधेयक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पेश किया जाएगा, विधानसभा में। ठीक है, जब विधानसभा उसको पास कर देगी तो वो कहाँ जाएगा, विधान परिषद में। और विधान परिषद कब तक रोक सकती है, यही चीज आपको याद रखना है। विधान परिषद के पास जो पावर है मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, मात्र 14 दिन तक। ठीक है, 14 दिन के अंदर उसके लिए उसे पास करना पड़ेगा, और यदि पास नहीं किया तो फिर वो स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। क्लियर ना। तो इस प्रकार से उसके पास ये पावर है। अगला यदि अपन न्यायिक पावर के संबंध में देखें तो राज्यपाल, भाई संसद में अपन देखते हैं कि संसद को उपराष्ट्रपति को अलग करने का अधिकार है ना, विशेष रूप से राज्यसभा के लिए, है ना। और दूसरा, जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है वो भी संसद के द्वारा लगाया जाता है। तीसरी बात, जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं उनके खिलाफ भी महाभियोग संसद में ही लाया जाता है। तो उसके पास न्यायिक शक्तियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ विधानसभा और विधान परिषद के लिए ऐसा कोई पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और राज्यपाल को महाभियोग से तो हटा ही नहीं जाता, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। तो इस प्रकार से न्यायिक कार्यों जो संसद को पावर दिए गए हैं वो राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के पास नहीं है। मूलतः उसका काम सिर्फ यही है, विधियों का निर्माण करना और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखना। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है, संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि विधानसभा और विधान परिषद के संवैधानिक प्रावधान क्या है। ठीक है, संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो मैंने आज के लेक्चर में पॉइंट विशेष रखा है वो ये कि आखिर सारे के सारे प्रदेशों में द्विसदनीय व्यवस्था क्यों नहीं है। ठीक है, संविधान में स्पष्ट लिख दिया गया कि यदि राज्य चाहे, चूंकि उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, और उसमें नेगेटिव पॉइंट भी बता दिया कि खर्चीली है, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, विधि निर्माण में विलंब होगा। तो जब इतने नेगेटिव पॉइंट हैं तो कौन प्रदेश चाहेगा कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन किया हो। और बाय द वे, यदि संविधान में ही लिख दिया जाता कि विधान परिषद का गठन करना अनिवार्य है, तो पर मुझे लगता है कि सारे के सारे देश में, हर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था होती है ना। तो चूंकि इच्छा पर निर्भर कर दिया है, गठन और विघटन करने का पावर 169 के तहत उस विधान सभा को दे दिया गया। पार्लियामेंट उसको सूचना, अधिसूचना से उसको विघटित कर सकता है, सृजन कर सकता है। तो इस प्रकार की ये जो संवैधानिक प्रावधान है, यह कहीं ना कहीं विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं को, विभिन्न प्रदेशों की राज्य सरकारों के लिए इच्छा पर निर्भर कर देते हैं कि उनके यहाँ विधान परिषद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि अभी तक हमारे देश में सिर्फ 6 प्रांतों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और बाकी जो 22 प्रांत हैं उन 22 प्रांतों में सिर्फ और सिर्फ एक सदनीय व्यवस्था है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।